अमायरा सबसे नजरें बचाकर भागने लगती है। तभी वह राजन से टकराकर गिर जाती है और उसके बाल राजन के शर्ट के बटन में उलझ जाते हैं। अमायरा काफी कोशिश करती है छुड़ाने की, लेकिन जब नहीं निकलता है तो राजन उस पर अपनी बाह कसते हुए करीब करते हुए कहता है, तुम रुको, मैं निकालता हूँ। पुलिस की नज़र अब उस पर पड़ती है तो कहा, देखो वो रही राणा की बेटी। अरेस्ट हर। आल्सो अमायरा बेहद घबरा जाती है। वही राणा जोर से चिल्लाता है, मेरी बेटी को अरेस्ट मत करो प्लीज, मेरी बेटी को छोड़ दो, वह बच्ची है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अदर का भी बोली, नहीं सर, उसे छोड़ दीजिए, वह मेरी बहन है। तब तक उसके बाल बटन से निकल जाते हैं और राजन उठकर खड़ा हो जाता है और अमायरा की दोनों बाह पकड़कर उठाकर खड़ा कर देता है। राणा एक बार फिर गिड़गिड़ाता है, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, लेकिन अमायरा आगे बढ़कर पुलिस के पास आती है और अपना दोनों हाथ आगे करती हुए कहती है, नहीं सर, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन क्यों बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है? मैंने भी बहुत गलती की है। पापा आपका और माँ का साथ दिया है, अदरका पर गोली चलाई, किडनैप भी किया, तो कैसे गलती नहीं हुई? और अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इतनी जो भी पनिशमेंट मिलेगी मुझे लीगली मिलेगी, कानूनन तौर पर मिलेगी। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मिलेगी, पर आपने तो ना जाने कितने मासूम को, कितने लड़कियों को ना जाने कैसी कैसी सजा दी है, वह भी बिना गलती के। तभी तो आपको दर्द नहीं हुआ और आज अपनी बेटी को देखकर तकलीफ हो रही है। छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। पापा, मैं आपके सभी गलत कामों में साथ दे रही थी, पर अगर मुझे भनक रहती, पता रहती कि आप लड़कियों की तस्करी करते हैं, तो शायद कब का मैं आपका पर्दाफाश कर दिया होता। सर मुझे छोड़िए मत, और इन्हें भी नहीं। राणा हक्का बक्का बेटी को देखता रह गया। क्यों पापा, क्यों किया आपने इतना गलत काम, इतना बड़ा अपराध? आप मासूम लड़कियों को बेचते थे, यह जानती हुए भी कि आपकी भी एक बेटी है। राणा कुछ नहीं बोला। सर, इन्होंने बहुत गलत काम किया है और इसके लिए पीछे कितने दुश्मन होंगे जो किसी न किसी तरह बदला लेना चाहते होंगे, और उनमें से मैं किसी के हाथ लग जाऊं, उनका शिकार बन जाऊं। इससे अच्छा है आप ही मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अपने तरीके से जो पनिशमेंट देना है दे दीजिए, मैं तैयार हूं और अपनी सारी गलती स्वीकार करती हूं। लेकिन अदरका फिर रिक्वेस्ट करती है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन यह देखने और जानने से पहले ही राणा की गाड़ी में बिठाकर पुलिस लेकर चली जाती है। तब अनुभव कहता है, अरे सजा तो उसको मिलनी चाहिए, आखिर अदरका पर उसने ही गोली चलाई थी, किडनैप भी अपनी मां के साथ मिलकर इसी ने किया था। बोलक अनुभव अपना गन निकाल लिया। अदरका चीख पड़ी, अनुभव नहीं, मेरे परिवार में तो सभी खत्म हो गए, एक यही बहन तो मेरी बच गई है, तो इसे कुछ नहीं करोगे तुम? हाँ, इसने जो किया है उसकी सजा मिल गई से माँ बाप दोनों का साया उठ गया, तो अब और कुछ सजा मत दो इसे। लेकिन अनुभव ने उसकी एक नहीं सुनी और गन उसके ऊपर पॉइंट करने लगा। तब तक राजन आगे बढ़कर अमायरा को एक पाया से लगाकर खुद के बॉडी से कवर करते हुए कहा, नहीं भाई, इसे कुछ मत कहो, बहुत प्यारी है, अब इसमें इसकी अकेले की तो गलती नहीं है, जो भी किया माँ बाप ने उकसाया इसलिए किया, तो प्लीज छोड़ दीजिए। फिर भी कुछ सजा देना है तो इसके बदले मुझे दे दो, मैं तैयार हूं, पर यह बहुत मासूम है, इसे जाने दो। यह देखकर अदरका अनुभव के साथ बाकी सभी चौंक कर हंसने लगते हैं। क्यों हंस रहे हैं? सच कह रहा हूं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और याद है अदरका, आपको भाई के कहने पर जब मैं आपके लिए ड्रेस लेने गया था, आपको शायद जो बहुत पसंद आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि किसने पसंद किया, तो बता दूं कि उस दिन मॉल में मुझे यही मिली थी, इन्होंने ही सारे कपड़े पसंद किए थे। हाँ, तो इसमें इसकी कोई गलती कैसे नहीं हुई? इस काम से इसके सारे गुनाह कैसे छिप जाएंगे? छुप जाएंगे भाई, अगर आप छुपा दो तो कितनी प्यारी बच्ची है, मासूम सी, इसको सजा देते हुए आपके हाथ नहीं कांप? तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? समझो ना बात को। हम समझ गया, बात तो यहाँ पर कुछ और ही है।
हाँ सच में कुछ और ही बात है, पर प्लीज अभी चुप रहिए, मैं चुप हो जाऊंगा अगर तुम अपना मुंह खोलकर बोल दो कि मैं अपना दिल दे बैठा हूँ इसे। भाई आपने तो मन की बात कह दी तो सबका कहना जरूरी है। अनुभव अब अपना गन हटा लेता है तो राजन को बहुत सुकून मिलता है। वह भागकर पानी का बोतल लाकर उसे पानी पिलाया और कहा शांत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब वहां से सब घर जाने की बात करने लगते हैं। तब अदरका कहती है आप लोग जाइए, लेकिन मैं अनुभव और देव अंकल हम तीनों जाते हैं। सविता आंटी के पास वह सालों से अकेली रह रही है, ना जाने कितने दुख भरे और जिल्लत भरी जिंदगी जी है और जी रही है। वह भी मान चुकी है कि आप इस दुनिया में नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके वहां चलिए और उन्हें ले आइए अपने घर। सुनकर देव बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सविता का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मेरी सविता वर्षों से कितना दुख और तकलीफ झेला है और झेल रही है, मुझे अभी उनके पास लेकर चलो। अनुभव चलो, तुम भी नहीं पापा आप जाइए, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी उनसे अपनी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। बहुत सारी गलतियां की है, गलतियां नहीं गुनाह किया है। उनके लिए मेरे मन में कितनी नफरत भरी थी, ना जाने मेरे मन में कितने बुरे भाव आए। आज भी मैंने कितना सुना दिया, राना को सजा दिलाने में इतना मशगूल हो गया कि मेरी मां निर्दोष है यह पता ही नहीं लगाया। और अब इस तरह उनके सामने नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा चलो, तुम्हारी माँ है, वह तुम जब सामने जाओगे उसे माँ कहोगे तो यूं ही खुश हो जाएगी। वह पिछली सारी बातें भूल जाएगी। तुम्हारे मन में क्या बैर भाव था, क्या दुर्भावना थी, वह सब भूल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ क्या हुआ है वह भी भूल जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। अनुभव बिना कुछ बोले चुपचाप जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कलेजा उसका भी कांप रहा था, दिल रो रहा था। सबके बारे में पता करते करते अपनी मां के बारे में पता नहीं लगा पाया। वह कदम बढ़ाया, तभी एक आवाज गुजी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आ गए हैं यहीं पर। आवाज की तरफ सब ने देखा तो अनुज सविता जी को लेकर वहां आ चुका था। जब देव बाबू की नजरें सविता जी पर गई तो वह ठिठक गए और पलक उन्हें निहारते रहे। महंगे कपड़े और गहनों से लदी कभी महारानी सी दिखने वाली सविता जी आज एक मामूली सी सूती साड़ी पहने अधपके बालों में बूढ़ी और बीमार सी दिख रही थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। सविता जी की नज़र भी जब देव बाबू पर गई तो उनका भी कुछ यही हाल था। कुछ देर तक समझ नहीं पाई कि क्या यह वही मेरे देव बाबू है जिनके लुक्स और चार्म के कभी चर्चा होती थी। जब दोनों की नज़र एक दूसरे से मिले तो देव बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। सविता जी तो एक पल के लिए नर्वस सी हो गई, वह एक तक देखती रही। काफी बदलाव आ गया था दोनों के चेहरे में। सविता यूं क्यों देख रही हो, मैं हूं देव, तुम्हारा देव। बोलते हुए दोनों बाहें फैला दी तो सविता जी भाग कर आई और पैरों में गिरने लगे, लेकिन देव बाबू ने उनकी बाहें थाम ली और खींचकर सीने से कसकर लगा लिया और दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। अदरका और अनुभव के साथ वहां उपस्थित बाकी सबकी भी आंखें नम हो चुकी थी। मायरा भी अपना मुंह दबाकर रो रही थी। सविता जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वह देव बाबू के चेहरे को बार बार छूकर देख रही थी। आप सच में मेरे देव है? आप वापस आ गए या फिर मेरा कोई भ्रम तो नहीं? फिर से तो कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा, कोई धोखा या छल या फरेब तो नहीं दे रहा? आप वाकई है ना? नहीं सविता, इस बार कोई धोखा छल या फरेब नहीं हो रहा। हाँ, इस बार मैं वाकई में हूँ, देव हूँ, तुम्हारा देव। हम फिर से एक हो गए, हमारा परिवार एक हो गया। यह हमारा बेटा अनुभव और हमारी बहू अदरका। अदरका ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलत समझ लिया आपको और ना जाने क्या क्या सुना दिया। गुस्से में सविता जी जब तक कुछ समझ पाती जवाब देती, उससे पहले अनुभव उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ मत कीजिए और गले से भी मत लगाइए, मुझे पहले सजा दीजिए। आपकी जो सजा होगी, जो देंगी, मुझे मंजूर होगा और तभी मुझे सुकून मिलेगा। वर्षों बाद बेटे के
मुंह से माँ शब्द सुनकर सविता जी के आंखों से अश्रुधारा बह निकले। हृदय प्रेम, दया, ममता और वात्सल्य से अभिभूत हो गया और बेटे को बाह पकड़ उठाने लगा। अनुभव नहीं उठ रहा था। नहीं माँ, मुझे पहले आपको सजा दीजिए बेटा। अब और क्या सजा दूं? जितनी सजा मिलनी थी उससे कई गुना हम सबको सजा मिल गई। अब और नहीं, अब तो इस शब्द से भी नफरत हो गई है। अब मत बोलना बेटा, अब उठो और गले से लग जाओ। माँ के कई बार कहने के बाद भी जब अनुभव नहीं उठा तब सविता जी बैठ गई और बेटे को सीने से लगाकर माथे को चूम लिया। उनके आंखों से आंसू अनुभव के माथे को भिगा रहा था और अनुभव के आंखों के आंसू वहां के जमीन को और उन दोनों को देखकर वहां खड़ सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिल्कुल नाराज नहीं हूं बेटा। अरे जिस परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर गई वैसे में तो कोई भी नाराज हो जाता। चलो, यह एक तरह से हम सबके लिए बनवास था जो अब पूरा हुआ और अब हम फिर से एक हो गए। अनुभव में ने अब की बार सर उठाकर देखा तो माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और कपूल को बारंबार चूमती रही, दुलार रही। दूर से राजन, अनुज, अनुभव, अमायरा सब देखकर खुशी से झरझर आंसू बहा रहे थे। देव बाबू ने दोनों को उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया और अदरका को भी इशारा किया तो भी भाग कर आई और चारों एक दूसरे के गले से लग गए। बेटा, तुम्हें राना कब लेकर गया और क्या कह ले गया? पापा, आप दोनों के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था। जब तब रोता रहता था। तब एक दिन राना ने मुझे देखा और अपने साथ ले गया और कहा पढ़ाई के साथ साथ तुम हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग लोगे। तुम्हें अपने पिता का मौत का बदला लेना है। और फिर धीरे धीरे वह अपने सारे गलत कामों में मुझे इवॉल्व करने लगा। तब मुझे नहीं पता था कि हम सबका गुनहगार वही है। उसके कहने पर मेरे मन में गुस्सा और नफरत भर गया। जी जान लगाकर सब सीखने लगा। ट्रेनिंग के बाद में पहली बार जब विदेश से आ रहे राना के हथियार को अकेले ही अपने कब्जे में कर लिया तब खुशी से यह बात राना को बताने आ रहा था। तब राना हंसते हुए अपने आदमियों से बात कर रहा था कि आपको उसी ने मारा और इतना ही नहीं, आपकी सारी प्रॉपर्टी भी धोखे से अपने नाम कर लिया और मुझे भी अपने फायदे के लिए लेकर आया है ताकि मुझे कभी यह पता ना लगे कि आपको उसी ने मारा है और मैं उसके लिए काम करता रहूं, उसका गुलाम बनकर रहूं। सुनते ही जी में आया कि अभी उसे गोली मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और काफी सोचने के बाद यह तय किया इसके बारे में सारी जानकारी जुटाकर कानूनी तौर पर इसे सजा दिलवा। हम उसके साथ काम करता रहा, सारी जानकारी जुटा रहा और पुलिस की भी ट्रेनिंग लेने लगा। और जब मैं पुलिस वाला बन गया सब अपने, तब मैंने अपने सीनियर के सामने यह बात रखी। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, फिर मैं उसके बारे में कुछ बात बताई तब यकीन हुआ और कहा तुम उसके बारे में सारी जानकारी बताओ, हासिल करो और इसके लिए तुम्हें पुलिस बनकर नहीं उसी के प्रोफेशन में जाकर सब पता लगाओ। तब मैं माफिया बन गया और सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। इसी बीच जय यानी कि आप कभी कभी मेरी मदद कर दिए, पर यह नहीं समझ पाया कि जय के चेहरे के पीछे आप है। राना अपने काम में बहुत मजा हुआ था, इसलिए मेरा हर दाव के बारे में उसे पता लग जाता था। तब मैंने उसकी बेटी को किडनैप कर उसे मजबूर करने की सोची, लेकिन उसकी जगह अदरक को मैंने किडनैप कर लिया और अभय अंकल कहने पर मैंने उससे शादी कर ली। फिर मुझे पता चला वह भी वही कर रही है जो मैं कर रहा हूं, तो अंकल ने बताया कि मेरे ऑपरेशन में वह भी शामिल है। मैं भले ही राना को पकड़ लिया लेकिन अपने मामले में बिल्कुल विफल रहा। अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता लगा पाया। चलो बेटा, जो होना था सो हो गया, अब हम एक है। तभी अभय बाबू आगे बढ़ते हुए कहा, देव, जब तुम जीवित थे, बच गए तो इतने साल कहाँ थे, क्यों नहीं आए? हाँ पापा, हम सब जानना चाहते हैं आप कहाँ थे, घर चलकर बात करें। नहीं, अब और पेशेंस नहीं है, हमें यही जानना है। तब सब वहीं जमीन पर बैठ गए और बातें करने लगे। राजा के मरने के बाद मैं भी यह सब काम छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी सारी संपत्ति सरकार को सौंपकर एक साधारण जिंदगी जीने की सोची। लेकिन यह बात राना को पता चल गया और उसने हमारा समर्थन किया। उसकी बातों में आ गया और एक दिन हम सब जंगल की तरफ घूमने गए तो मौका पाकर उसने हम पर गोली चला दी और मैं नीचे खाई में गिर गया। महीनों बाद जब मुझे होश आया, आंखें खुली तो
एक आदिवासी कबीले में था, उस सब ने मेरी देखभाल की थी। अपनी यादाश्त खो चुका था, उन सबके साथ ही रहने लगा, वही जीवन यापन करने लगा। कई साल बाद मुझे जंगल में काम करते जब एक बार गोली चलने की आवाज़ सुनकर सुनी, तब धीरे धीरे मुझे सब याद आने लगा। दिमाग में क्लिक होने लगा और कुछ दिनों में ही मुझे सारी बातें याद आ गई। अब मैं कबीले में बात करता तब वह मुझे आने नहीं देते, इसलिए मैं चुपचाप रात को वहां से निकल गया और मैं वहां से शहर आकर एक होटल में काम करके कुछ पैसा जमा किया। इसी बीच धीरे धीरे राणा के बारे में सब पता लगाता रहा। फिर मैंने अभय यानी कि तुमसे मिला और तुम दोनों के बारे में पूछा, तब अभय ने ही बताया कि तुम्हें राणा लेकर चला गया है और तुम्हारी माँ भी जा चुकी है। मुझे तभी भी यकीन नहीं था कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा सकती है। फिर अभय के साथ मिलकर मैं दुबई गया, वहाँ मुझे पता था कि राणा और उसके खास आदमी जय का आना जाना रहता है। मैंने अपने चेहरे का रंग रूप जरा बदल लिया था तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पहचान नहीं सका, और मैंने जय से दोस्ती कर ली। फिर उसके बारे में सब जानकारी जुटा लिया और उसके साथ इंडिया वापस लौटा और उसी के पेंट हाउस में बंधक बनाकर जय बनकर राणा के साथ रहने लगा और सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। वहां मुझे अदरका भी दिखी, जहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। तभी मुझे राजा की कही बातें याद आ गई। भाई, जानता हूँ राणा ठीक से देखभाल नहीं करे, अगर हो सके तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैंने अधिका से बात करने की सोची, फिर लगा अगर पता चल गया तो हो सकता है हम दोनों की जान संकट में आ जाएगा, इसलिए मैं छुपकर इसका मदद करने लगी और प्रॉपर्टी के पेपर मैंने ही बदले। इसी बीच मुझे यह भी पता चल गया कि अदरका अनुभव को पसंद करती है और यह बात मैं अभय को बताया। इसी के कह पर मैंने तुम्हारे जीवन में लाने को कहा और मेरे कहने पर ही इसे ऑपरेशन का हिस्सा बनाया। लेकिन हाँ, यह सब के बारे में सिर्फ मुझे पुलिस और अभय को पता थी। मैंने जानबूझकर अनुभव और अदरका को बताने से मना किया। सुनकर सभी गंभीर हो गए थे। अब सविता, तुम बताओ, जब राणा ने तुम्हें बेच दिया तो फिर तुम कैसे वापस आई, कैसे अपना जीवन शुरू किया, मुझे बताओ। सविता जी हिचकियां लेकर रो रही थी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द इसका अगला भाग अपलोड करूंगी। धन्यवाद।